दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। हो सकता है कि अभी के लिए आपको ये कहानी थोड़ी इरिलेवेंट लगे, लेकिन जैसे जैसे हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे आपको इसका रिलेवेंस क्लियरली समझ आने लगेगा। इस कहानी के जरिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स को सिंपल और आसान भाषा में एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसका पर्पस ये है कि जब आगे मैं इन्हीं टर्म्स को यूज़ करूँ तो आप बिना किसी कन्फ्यूजन के सब कुछ ईजिली समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, सोचिए एक गांव है जहां लोग एक दूसरे से बात करने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। अगर आपको किसी से कुछ कहना हो तो या तो आप जोर से चिल्लाओ या फिर किसी मैसेंजर के थ्रू मैसेज भेजो। ये जो चिल्लाने वाला सिस्टम है इसे ही टेक्निकल लैंग्वेज में सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। इस सिस्टम में एक डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए होता था और जब तक आप बात कर रहे हो वो लाइन बिजी रहती थी। लेकिन सोचिए अगर सब लोग एक साथ चिल्लाने लगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक ब्रिलियंट आइडिया निकल कर आया कि क्यों ना हम अपने मैसेजेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर भेजें और हर टुकड़ा अपना फास्टेस्ट रास्ता ढूंढ कर डेस्टिनेशन पर पहुंचे। इसी तरीके को ही पैकेट स्विचिंग का नाम दिया गया और इसने कम्युनिकेशन को एकदम बदल कर रख दिया। अब अगर एक रास्ता ब्लॉक भी हो गया तो पैकेट्स दूसरे रास्ते से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता था और यही आइडिया आगे चलकर इंटरनेट का डाटा ट्रांसफ़र का बेस बना। अब मान लीजिए कि ये जो गांव है इसमें हर घर एक गली के जरिए कनेक्टेड है। इसी तरह जब कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं तो ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं। इंटरनेट भी कुछ ऐसे ही काम करता है, बस गाँव की गलियों की जगह केबल्स और सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। दोस्तों, 1960s में एक साइंटिस्ट JCR लिकलीडर ने इस कॉन्सेप्ट को एक फ्यूचरिस्टिक नाम दिया, इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क। इसका आइडिया था कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स एक बड़े सिस्टम के जरिए एक दूसरे से बात कर सके। यही ड्रीम आगे चलकर ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के रूप में रियलिटी बना, जो 1969 में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। हर कंप्यूटर को पता होना चाहिए था कि आखिर जो डेटा है उसका सही डेस्टिनेशन क्या है, और इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सभी कंप्यूटर्स को एक यूनिक एड्रेसेस दिया गया जिसे हम IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो डिफाइन करता है कि डेटा को नेटवर्क पर कैसे फॉर्मेट, ट्रांसमिट और रिसीव किया जाए। TCP रिलायबल डिलीवरी इंश्योर करता है और IP एड्रेसिंग और रूटिंग हैंडल करता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर समझ सकते हैं। सोचिए कि TCP एक रूल बुक है जो लेटर लिखने और डिलीवर करने का तरीका बताता है। ये इंश्योर करता है कि लेटर सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, और IP एक पोस्टल एड्रेस सिस्टम की तरह है जो गारंटी लेता है कि लेटर सही जगह पहुंचे। दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि कोई भी डेटा, टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो बिना लॉस्ट हुए अपने सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसे हमारे आपके घर का एक एड्रेस होता है वैसे ही हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है। लेकिन ये IP एड्रेस याद रखना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये नंबर्स का एक लंबा सीक्वेंस होता था। और फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसका काम था ह्यूमन रीडेबल नेम्स को IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करना, जिससे कि आप बस google.com टाइप करते हो और तुरंत ही DNS इसे IP एड्रेस में कन्वर्ट करके आपके डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। दोस्तों, जैसे जैसे ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और एडवांस हुआ, लोगों ने सोचा कि सिर्फ टेक्स्ट ही क्यों शेयर करना, इमेजेस, वीडियोज और लिंक्स भी क्यों ना भेजा जाए। और इसी सोच ने वर्ल्ड वाइड वेब को जन्म दिया जो एक हाइपर टेक्स्ट सिस्टम के थ्रू काम करता है। दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस को क्लिकेबल लिंक्स के जरिए कनेक्ट करता है। इसे आप इजीली एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकते हो। इसे और आसान करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, सोचिए आप एक ऐसी बुक पढ़ रहे हो जिसमें हर स्टोरी का दूसरे स्टोरी से कनेक्शन है। जैसे आपने कई बार एक चैप्टर में लिखा देखा होगा, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फलाने पेज पे देखिए। बस यही काम हाइपर टेक्स्ट सिस्टम करता है। इंटरनेट पे जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो आप एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी रुकावट के पहुंच जाते हो। वेबसाइट्स इसी सिस्टम का यूज़ करती है। जब आप विकिपीडिया पढ़ते हो
और किसी ब्लू कलर्ड वर्ड पर क्लिक करते हो तो वो आपको एक नए पेज पर ले जाता है जिसमें उस वर्ड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। ये सब हाइपर टेक्स्ट एंड वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से ही पॉसिबल हुआ है और इसी ने इंटरनेट को यूज़र फ्रेंडली बनाया है। दोस्तों 1990s के एंड में इंटरनेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हर कोई एक वेबसाइट बनाना चाहता था और .com कंपनीज में लोग अपना पैसा लगाने लगे। इन्वेस्टर्स को लगा कि ये इंटरनेट कंपनीज उनको अमीर बना देगी, लेकिन इनमें से बहुत सारी कंपनीज के पास कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं था और 2000 में ये कंपनीज बंद होने लगी और इसे पूरे इवेंट को .com बबल के नाम से जाना जाता है, जो इंटरनेट इंडस्ट्री का पहला बड़ा सेटबैक था। दोस्तों जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो कर रहा था, एक नया चीज़ सामने आया, डेटा हार्वेस्टिंग। कंपनीज ने यूजर्स का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। हमारे हैबिट्स, प्रेफरेंसेस और इंटरेस्ट्स डेटा मार्केटिंग और टारगेटिंग के लिए यूज होने लगा। और इसी दौरान एक स्कैंडल हुआ जिसमें पता चला कि फेसबुक यूजर्स का डेटा बिना उनकी परमिशन के लिया गया और पॉलिटिकल कैंपेन्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ किया गया, जिसे कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल का नाम दिया गया। ये एक वेकअप कॉल था कि हमें अपने डेटा की प्राइवेसी का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। दोस्तों आज के टाइम में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के एरा में जी रहे हैं, जहां हमारे घर के फ्रिज, AC और स्मार्ट वॉच तक इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। सोचिए, आपका स्मार्ट AC आपके फ़ोन से कंट्रोल होता है या आपके स्मार्ट वॉच आपका हार्ट रेट ट्रैक करके सजेशंस देता है, एक्सेट्रा। दोस्तों IoT से लाइफ बहुत कन्वीनियंट हो गया है, लेकिन आए दिन इसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के नए नए चैलेंजेस भी सामने आते रहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशुतोष सिंह और इंटरनेट समरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सोचिए एक पल के लिए, अगर इंटरनेट ना होता तो दुनिया कैसी होती। ना आप ये वीडियो देख रहे होते, ना मैं ये वीडियो बना रहा होता और ना ही दुनिया इतनी कनेक्टेड होती। आज हम अपने फ़ोन्स, लैपटॉप्स और स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए हर सेकेंड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका इन्वेंशन के पीछे कौन लोग थे और कैसे ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट से लेकर के हर घर और हर हाथ तक पहुंच गया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस चैनल पर मैं आपको टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स का इन डेप्थ एनालिसिस और रिसर्च दूंगा। और आज हम बात करने वाले हैं उस फाउंडेशन के बारे में जो टेक्नोलॉजी के हर इनोवेशन का बेस है, इंटरनेट। दोस्तों इस वीडियो में हम इंटरनेट के जन्म से लेकर फ्यूचर तक का सफ़र का एक फैसिनेटिंग जर्नी देखेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे एक कोल्ड वार के बीच एक छोटे से एक्सपेरिमेंट ने दुनिया का तस्वीर बदल दिया, कैसे www, सोशल मीडिया, AI और मोबाइल इंटरनेट ने हर चीज़ को रीडिफाइन किया। और बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपको इंटरनेट के बारे में और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इनोवेशन और डिटर्मिनेशन का असली मतलब समझाएगी। दोस्तों मैं हूं आशुतोष सिंह, चलिए चलते हैं इंटरनेट के इस हिस्टोरिक सफ़र पे। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक दुनिया जहां इंटरनेट का नामो निशान ना हो, ना गूगल, ना यूट्यूब, ना सोशल मीडिया और ना ही ऑनलाइन शॉपिंग। अगर हम आज की दुनिया में खुद को इस सोच के बीच रखेंगे तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन सिर्फ 50 साल पहले इंटरनेट एक सपना था, एक ख्याली कॉन्सेप्ट था जिसे कुछ विजनरी लोगों ने रियलिटी में बदल दिया। दोस्तों ये कहानी है टेक्नोलॉजी, विजन और उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स की जिन्होंने दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ने का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। दोस्तों इस पूरे वीडियो को मैंने चैप्टर्स में बांटा हुआ है ताकि आप किसी भी पॉइंट पे बिना कंफ्यूज हुए आसानी से सारी बातों को समझ सके। दोस्तों 1950s के दौरान दुनिया अभी दूसरे विश्व युद्ध के जख्मों से उभर ही रही थी कि कोल्ड वार का टेंशन छा गया। अमेरिका को डर था कि सोवियत यूनियन का न्यूक्लियर अटैक अगर होता है तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी डर के बीच एक क्वेश्चन सामने आया, क्या हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो किसी भी हाल में फंक्शनल रहे।
यही वो वक्त था जब एक विजन दिखाई दिया, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का विजन। 1945 में एक साइंटिस्ट वेनेवर बुश ने अपने आर्टिकल एज वी मे थिंक में एक मशीन का कॉन्सेप्ट दिया जो नॉलेज को सिस्टमैटिकली स्टोर और रिट्राइव कर सके। ये कॉन्सेप्ट अभी के हाइपरटेक्स्ट सिस्टम का ही बेस था। 1962 में JCR लिकलीडर जो MIT के रिसर्चर थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क। ये नाम आज भले ही फनी लगे, लेकिन इंटरनेट की सोच का यही असल फाउंडेशन था। दोस्तों 1961 में लियोनार्ड क्लाइनरॉक के वर्क से एक और ब्रेक थ्रू मिला जब उन्होंने पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। इस कॉन्सेप्ट में डेटा पैकेट्स में डिवाइड होके एक नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर होता था और डेस्टिनेशन पर फिर से जोड़ दिया जाता था। ये सिस्टम ट्रेडिशनल सर्किट स्विचिंग से बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट था और आज भी इंटरनेट के फाउंडेशन का एक पार्ट है। फिर आई 1969 की एक हिस्टोरिकल रात जब UCLA और स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर्स के बीच पहला मैसेज भेजा गया। ये नेटवर्क था ARPANET, जो US डिफेंस डिपार्टमेंट के एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ARPA के अंडर बना था, जिसका पहला मैसेज था लॉगिन। पर यह मैसेज भेजते वक्त सिस्टम क्रैश हो गया और लॉगिन का सिर्फ एलो डिलीवर हुआ। इसे आप एक फन फैक्ट की तरह जरूर याद रख सकते हैं, लेकिन ये फेलियर नहीं था बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। दोस्तों 1970 के डिकेड में ARPANET का नेटवर्क बढ़ने लगा, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट तब आया जब रे टॉमिल्सन ने 1971 में ईमेल का इन्वेंशन किया। ईमेल ने कंप्यूटर्स के बीच आसान और फास्ट कम्युनिकेशन की दुनिया इंट्रोड्यूस की। साथ ही पहली बार रे ने ही @ सिंबल को इंट्रोड्यूस किया और अपने ईमेल सिस्टम का पार्ट बनाया, जिसे हम आज भी बहुत से जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों साल था 1974 जब विंट सर्फ और बॉब कान ने TCP/IP प्रोटोकॉल डिजाइन किया जो इंटरनेट के कम्युनिकेशन रूल्स का बेस बना। इसने अलग अलग नेटवर्क को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के थ्रू कनेक्ट करना पॉसिबल बनाया। साथ ही 70s के एंड तक ARPANET एक एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क से बढ़कर एक फंक्शनल टूल बन चुका था, जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए इसेंशियल हो गया था। दोस्तों 1980s तक इंटरनेट का यूज सिर्फ रिसर्चर्स और मिलिट्री तक लिमिटेड था। फिर 1983 में DNS डोमेन नेम सिस्टम का इन्वेंशन हुआ, जिसने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। पहले यूजर्स को किसी साइट को एक्सेस करने के लिए IP एड्रेसेस याद करना पड़ता था, जैसे 172.217.16, जो काफ़ी टेडियस था, जो कि DNS के कारण सॉल्व हो गया। साथ ही DNS ने वेबसाइट्स के नाम असाइन किए, जैसे www.google.com, और आज भी हम सब यही सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। साल 1989 में एक और मेजर ब्रेक थ्रू आया। टिम बर्नर्स-ली, जो सन लैब में काम करते थे, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया और उन्होंने जो पहला वेब पेज बनाया था उसका एड्रेस था info.cern.ch। इस वेबसाइट का पर्पस था लोगों को वर्ल्ड वाइड वेब के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना और इन्हें इस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है ये समझाना। साथ ही टीम ने एक वेब ब्राउज़र और पहला वेब सर्वर भी डेवलप किया, जो कि इंटरनेट को मासेस तक पहुंचाने में गेम चेंजर साबित हुआ। 1993 में मोज़ैक वर्ल्ड का पहला ग्राफिकल ब्राउज़र लॉन्च हुआ, जिसने टेक्स्ट और इमेजेस को एक ही पेज पर डिस्प्ले करना पॉसिबल बनाया। नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउज़र्स ने इसे और एक्सेसिबल बनाया। इस ड्यूरेशन की कंपनीज इंटरनेट को मोनेटाइज करने लगी। अमेज़न और eBay जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स का नया दौर शुरू किया, लेकिन 2000 में .com बबल का क्रैश हुआ, जब कई स्टार्टअप्स कोलैप्स हो गई। लेकिन अमेज़न और गूगल जैसे जाइंट्स इस क्राइसिस से और स्ट्रॉन्ग बनकर निकले। दोस्तों 2000 में इंटरनेट एक और रेवोल्यूशन सोशल मीडिया के राइज का साक्षी बना। 2003 आते आते MySpace लॉन्च हुआ और 2004 में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक इंट्रोड्यूस किया, जो एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया। 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ और वीडियो शेयरिंग के एक नए ज़माने का आगाज हुआ। लोग अपनी बातों, अपनी आइडियोलॉजी और अपने नॉलेज को दुनिया के किसी भी कोने तक फोटो, वीडियो और ऑडियो के फॉर्म में पहुंचा सकते थे, साथ ही दूसरों की कंज्यूम भी कर सकते थे। दोस्तों 2007 का साल एक हिस्टोरिकल मोमेंट लेकर आया, जब स्टीव जॉब ने आईफोन लॉन्च किया। लेकिन मोबाइल इंटरनेट का सफ़र सिर्फ एप्पल के आईफोन तक सीमित नहीं था। इसी दौरान एक और साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा था, एंड्रॉयड रिवॉल्यूशन। एंड्रॉयड का डेवलपमेंट 2003 में एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स
और क्रिस वाइट ने साथ मिलकर शुरू किया था। रूबिन का विजन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाना था जो हर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स यूज कर सके, जो कि सक्सेसफुल रहा। इसी दौरान 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड को एक्वायर किया और इसे एक यूनिवर्सल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का प्लान शुरू किया। 2008 में पहला एंड्रॉयड फ़ोन HTC ड्रीम, जिसे टी मोबाइल जीवन भी कहा जाता है, लॉन्च हुआ। ये फ़ोन ओपन सोर्स था और ऐप्स बनाने के लिए डेवलपर्स को एक वाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता था। एंड्रॉयड का एक बड़ा स्ट्रेंथ था इसका कस्टमाइजेशन और अफोर्डेबिलिटी। जहां आईफोन एक प्रीमियम प्रोडक्ट था, वहीं एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स ने हर प्राइस रेंज के लोगों के लिए मोबाइल इंटरनेट एक्सेसिबल बनाया। 2010 के बाद एंड्रॉयड और iOS के बीच एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ। एंड्रॉयड का ओपन सोर्स नेचर और वाइड मैन्युफैक्चरर सपोर्ट सैमसंग, Xiaomi, OnePlus एक्सेट्रा ने इसे दुनिया का मोस्ट यूज ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। 2010 के मिड तक एंड्रॉयड के पास वर्ल्ड मार्केट शेयर का मेजर हिस्सा आ गया था। दोस्तों, आज आईफोन और एंड्रॉयड दोनों इंटरनेट रेवोल्यूशन के बैकबोन हैं। आईफोन ने इनोवेशन और प्रीमियम एक्सपीरियंस का बेंचमार्क सेट किया, जबकि एंड्रॉयड ने एक्सेसिबिलिटी और मास एडॉप्शन का मिशन कंप्लीट किया। इंटरनेट के इवोल्यूशन में दोनों प्लेटफॉर्म्स का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने मोबाइल इंटरनेट को हर इंसान तक पहुंचाया और एक ग्लोबल कनेक्टिविटी का ड्रीम पूरा किया। दोस्तों, 2010 के बाद का इंटरनेट एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन गया, जो इंटरटेनमेंट, ई-कॉमर्स, एजुकेशन और AI ड्रिवन सर्विसेज से भरा था। नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स ने स्ट्रीमिंग का जमाना लाया, जहां कंटेंट ऑन डिमांड अवेलेबल था। गूगल और फेसबुक ने AI और डेटा एनालिटिक्स के थ्रू पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंसेस इंट्रोड्यूस किए। सोचिए, एक ऐसा दुनिया जहां इंटरनेट सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट साथी बन गया है। 2011 के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंटरनेट को एक नए एरा में पहुंचा दिया है, जहां सर्च इंजन्स, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और इवन हेल्थ केयर हर जगह इसका मैजिक दिखाई दे रहा है। साथ ही गूगल के रैंक ब्रेन ने सर्च रिजल्ट्स को समझने और ज़्यादा रिलेवेंट बनाने का काम शुरू किया, जबकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम ने AI का यूज़ करके हर यूजर्स के लिए एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट किया। AI ने सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि हमारे डिसीजंस और चॉइसेस को भी स्मार्टर बनाया। दोस्तों, जनरेटिव AI जैसे टूल्स ChatGPT और डॉली ने कंटेंट क्रिएशन का एक नया चैप्टर लिखा। आज के ज़माने में एक राइटर अपनी क्रिएटिविटी को बिना टेक्निकल स्किल्स के इम्प्लीमेंट कर सकता है। एक आर्टिस्ट अपने आइडियाज़ को टेक्स्ट से इमेजेस में बदल सकता है। साथ ही IoT और AI के फ्यूजन ने स्मार्ट होम्स को रियलिटी बनाया, जहां डिवाइसेस ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को समझते और उनके लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन इस नए दौर के साथ चैलेंजेस भी हैं, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स और फेक न्यूज़ ने ऑनलाइन ट्रस्ट को वीकेन किया। प्राइवेसी के इश्यूज और डेटा हार्वेस्टिंग कंट्रोवर्सीज जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने मेजर डिबेट्स को जन्म दिया। फिर भी 5G नेटवर्क्स और IoT डिवाइसेज ने नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, जिसे हमें अपने सूझबूझ से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना कि इस्तेमाल होने की। लेकिन इतना तो तय है, AI और इंटरनेट का ये सफ़र हमें एक फ्यूचरिस्टिक और इंटेलिजेंट दुनिया की तरफ ले जा रहा है। आज इंटरनेट दुनिया के 5 बिलियन से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करता है, लेकिन अभी भी डिजिटल डिवाइड एक मेजर चैलेंज है, जहां कई डेवलपिंग रीजन्स में इंटरनेट एक्सेस अभी भी एक सपना है। फिर भी हर नए इनोवेशन के साथ इंटरनेट का फ्यूचर और प्रॉमिसिंग लगता है। दोस्तों, पिछले 50 सालों में इंटरनेट ने एक मिलिट्री प्रोजेक्ट से लेकर के ग्लोबल कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन का सफर तय किया है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक दुनिया है जो हर मोमेंट इवॉल्व कर रही है। हर नए इनोवेशन के साथ इंटरनेट और डीपली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा है। इसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है और हम सब इसका एक हिस्सा है जो इसका फ्यूचर डिफाइन करेंगे। दोस्तों, अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट फैक्ट ऑफ द डे का। दोस्तों, 1990 में टिम बर्नर्स-ली सन लैब में जब वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि उनका ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के बिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसी कारण उस वक्त उनके पास ना तो ज़्यादा फंडिंग थी और ना ही हाईटेक रिसोर्सेज। उन्होंने सन लैब में पड़ा हुआ एक अनयूज्ड नेक्स्ट कंप्यूटर, जो स्टीव जॉब्स के कंपनी नेक्स्ट का एक रिलेटिवली अनसक्सेसफुल मॉडल था, इसी कंप्यूटर का यूज़ करके वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट शुरू किया। वो कंप्यूटर इतना सिग्निफिकेंट था कि उस पर एक स्टिकर लगाया गया था, दिस मशीन इज ए सर्वर, डू नॉट पावर इट ऑन। दोस्तों, ये फैक्ट दिखाता है कि कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन के लिए
ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं, सिर्फ एक विज़न और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। उम्मीद है आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम एक और अमेजिंग वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर। दोस्तों, एक काफ़ी फेमस कोट है, इंटरनेट इजंट ए टूल, इट्स ए ग्लोबल हार्टबीट। थैंक यू।